तो स्वागत है आपका पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का साइंस का सैंपल पेपर, और उसमें भी मेनली हम देखेंगे केमिस्ट्री पार्ट। तो केमिस्ट्री पार्ट से अगर इसमें शुरू करें तो स्टार्टिंग में ही सैंपल पेपर के हमें पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से मिलता है केमिस्ट्री का वो है चूज द करेक्ट। ड्राई फ्रूट्स इज नॉट कंज्यूम्ड फॉर लॉन्ग टाइम गेट रॉटन। तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको अगर हम ज़्यादा टाइम तक नहीं खाएं, वो अगर ज़्यादा टाइम तक ओपन एयर में रहते हैं तो उनके अंदर जो प्रेजेंस होते हैं ऑयल्स और फैट्स, उनका ओपन एयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो अगर ड्राई फ्रूट्स लॉन्ग टाइम तक ओपन एयर में रखे हैं तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, रेंसिडिटी। आगे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में से है, जिसमें से कि सेकंड क्वेश्चन है आपका विच प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल्स। मतलब आपसे पूछा है कि मेटल्स में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उस एलिमेंट्स को थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो मेटल से ही वायर बनते हैं, तो मेटल्स जो हैं वो डक्टिलिटी तो शो करते हैं। डी ऑप्शन देखें तो वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है आप उन एलिमेंट्स को थिन शीट के फॉर्म में बना सकें, तो मेटल्स की थिन शीट बना सकते हैं, तो मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं। जो लास्ट ऑप्शन बचता है ब्रिटल। ब्रिटलनेस का मतलब होता है जो चीज गिरने पे टूट जाती है, जैसे ग्लास हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, ये सब गिरने पे जो पीसेस में टुकड़ों में टूट जाते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। और जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं। और आपसे पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है, तो उसका सही आंसर है आपका ब्रिटलनेस। आगे बढ़े तो थर्ड क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम बॉन्ड्स विथ हाउ मेनी एटम्स। तो हमें पता है कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब एक ही एलिमेंट से अलग अलग तरह की चीजें बनने वालों को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, और ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो होता है वो हेक्सागोनल शेप में और 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, कुछ ऐसे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम होता है वो और 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। आगे बढ़े राइट ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में ये लगभग सब केमिस्ट्री के ही हैं, जिसमें से कि पहला है राइट द फॉर्मूला। एक सेकेंड, ये कट करना। तो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम इज CaCO3। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला आपको दिया है CaCO3। कैंसर CaCO3। तो ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम इज CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जो स्लेक्ड लाइम होती है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, लेकिन यहां पे आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि गलत है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन पे आए तो एसिटिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। तो कर्ड हो गया, आपका मिल्क हो गया, जितने भी आपके मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, आपका कर्ड हो गया, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड इसका गलत आंसर है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आगे बढ़े
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है आंसर इन वन वर्ड से। तो आंसर इन वन वर्ड में पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है CaOCl2, इसका जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नाम से हम इसको जानते हैं, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर से नाम से जानते हैं, तो कॉमन नेम हो गया इसका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राइट द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो आपको अगर थोड़ा सा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर पता होगा तो आपके पास होते हैं अल्केन, अल्काइन और अल्काइंस। ए अल्केन्स, फिर एक होते हैं आपके अल्कीन्स और एक आपके होते हैं अल्काइंस। अल्केन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, अल्कीन्स मतलब जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, और अल्काइंस मतलब जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो दिया है इथाइन। इथाइन मतलब ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, और क्योंकि आखिरी में YNE है, इथाइन अल्काइन ग्रुप का है ये, तो उसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है, जिसमें से कि 3 तो कार्बन कार्बन के साथ है, तो बची 1 वैलेंसी। तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी के साथ आएगा हाइड्रोजन, और इस कार्बन की 1 वैलेंसी के साथ आएगा एक और हाइड्रोजन। और क्योंकि इथाइन है, मिथ का मतलब 1 होता है, इत का मतलब 2, मतलब 2 कार्बन वाला अल्केन, तो ये 2 कार्बन अल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला बन गया C2H2। तो बस वन वर्ड में आपको इतना ही लिखना था कि द फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपको यहां पे मिलता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है केमिस्ट्री पार्ट का, मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, डाइल्यूट के बाद यहां पे आएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इफरेंस द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। जो गैस हुई इस रिएक्शन में, जब आपने किसी ए मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो उससे जो गैस निकली वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब बुझा रही है। तो आपको राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एज वन ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो आपने मेटल ए को किसी के साथ रिएक्ट कराया, और रिएक्शन में एक तो गैस निकली जो कि कैंडल को बुझा रही है, और जो एक प्रोडक्ट बना वो बना कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम पहले जो प्रोडक्ट बना उसकी बात करें, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है एक तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और एक वो गैस जो कि बर्निंग कैंडल को बुझा रही है। मतलब ऑक्सीजन होती तो वो तो बुझाती नहीं, वो तो और इग्नाइट करती है फायर को। तो यहां पे हमारे पास जो गैस बन रही होगी वो होगी CO2, और रिएक्टेंट साइड में आपको एक एलिमेंट दे रखा है कि जो A है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। मतलब एक तो यहाँ पे HCl हो गया आपका, तो HCl किसी A एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको बताना है कि वो A एलिमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है आपको, और CO2 ग्रुप भी दिख रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे एक आपका कैल्शियम मेटल होना चाहिए जो कि यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ कुछ ऐसा होगा CO, जो अलग से CO2 ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे होगा कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपका A एलिमेंट का नाम आपको बताना था वो है कैल्शियम कार्बोनेट। जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से तो फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म बेकिंग सोडा विथ 1 यूजेस। तो आपको इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन बेकिंग सोडा बनाने की।
तो बेकिंग सोडा बनाने की जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम नाम से जानते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस हो गई या फिर सॉल्वे रिएक्शन हो गया, उससे बनता है हमारा बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको हम उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। तो जब आपने NaCl यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन को रिएक्ट करेंगे जब आप अमोनिया NH3 अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस एंड वाटर, तो तब जाके आपके पास जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको केमिकल नेम जिसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है NH4Cl, जिसको आप बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो जब आपने NaCl नमक को पानी में मिलाया तो आपका बना ब्राइन सॉल्यूशन, इसको आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, तो आपके पास बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा नाम से जानते हैं। और एक बाय प्रोडक्ट बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और वन यूज इसका लिखना था यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बेकिंग, वहां पे बेकिंग सोडा यूज होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वन यूज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपरेशन करने की जो प्रोसेस होती है वो उसके लिए हम यूज करते हैं जिप्सम का, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फाइड CaSO4.2H2O। इस पूरे को हम बोलते हैं जिप्सम। इसमें से अगर हम 2H2O में से 1.5 H2O को हटा दें तो हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसको हटाने का तरीका है कि आपने जिप्सम को लिया और उसको आप हीट करोगे 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो जो यहां से वाटर है वो इवेपरेट हो जाता है और आपके पास बचता है CaSO4.half H2O। ये आपको मिला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और बचा 1.5 H2O वाटर वेपर के फॉर्म में आपका इवोपरेट हो जाता है। तो जो प्रोसेस होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, उसमें हम जिप्सम लेते हैं, उसको हीट करते हैं 120 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में और आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.half H2O और 1.5 H2O आपका इवोपरेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई से भी दो डिफरेंस बताने हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो पहला डिफरेंस आप बता सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और दूसरा आप बता सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, मतलब मेटल्स को आप थिन वायर या फिर थिन शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्योंकि ब्रिटल होते हैं तो वो डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होते हैं। तो ये इनके बीच के दो डिफरेंसेस हो गए बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके ही और में जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ही बताना है, लेकिन इस बार बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में आपको कोई से भी दो डिफरेंस इसमें लिखने थे। तो इसमें से पहला डिफरेंस आपका हो जाता है कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स की ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जिंक ऑक्साइड ZnO2, तो ये जो होती है ये बेसिक इन नेचर होती है। वहीं पे अगर हम देखें नॉन मेटल की ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, तो ये कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। तो फर्स्ट पॉइंट एक आपका हो जाएगा कि जो मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर होती है और नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड डोनर्स। जो मेटल्स होते हैं वो उनके अंदर से आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं।
तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स जनरली लेते हैं. तो मेटल्स आर गुड डोनर्स बिकॉज दे गिव इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड डोनर, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर मेटल्स एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ये दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी मेटल और नॉन मेटल की. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हमने अरेंज करा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. इनका यूज हम करते हैं जैसे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, उसमें कौन सा मेटल या फिर कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा वो हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से. तो रिएक्टिविटी सीरीज इज यूज्ड to find which element displaces other element in a chemical reaction. और रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसी होती है. एल्यूमिनियम, आयरन, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये मोस्टली मेटल्स हो गए. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके स्टार्टिंग में जनरली आपके पास मेटल्स होते हैं, और बाद में देखें तो निकल और लेड भी इसमें है. फिर बीच में आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो नॉन कंडक्टर्स हैं वो, और कंडक्टर्स जो है उनके बीच में आता है. इसके बाद हाइड्रोजन के बाद से सारे आपके नॉन रिएक्टिव कम रिएक्टिव मेटल्स आते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली इन सबके बहुत ही कम होती है, जिसमें कि सबसे पहले आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में आता है आपका प्लेटिनम. और ये सीरीज क्या है? तो इसमें जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं तो जो रिएक्टिविटी है ये कम हो रही है. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इन अ रिएक्टिविटी सीरीज. तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक तरफ एलिमेंट है मैग्नीशियम और वो रिएक्ट कर रहा है लिथियम के साथ, तो उस रिएक्शन में जो लिथियम है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा. तो ये हम पता लगा सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से. आगे बढ़े. तो व्हाट इज कॉल्ड एक्वा रीजिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से. एक्वा रीजिया क्या होता है? तो एक्वा रीजिया एक सॉल्यूशन होता है. एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. किस रेशियो में? तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसका रेशियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है 1:3 का. मतलब आप 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्वा रीजिया. यूज क्या है एक्वा रीजिया का? तो जो भी नोबल एलिमेंट्स होते हैं, नोबल एलिमेंट्स जैसे कि जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको किसी भी एसिड में डाल लो तो ये उसके साथ डिसॉल्व नहीं होंगे, उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे. लेकिन जब आप एक्वा रीजिया फॉर्म करते हैं तो ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है. इसीलिए एक्वा रीजिया का यूज होता है गोल्ड प्यूरिफिकेशन एंड प्लेटिनम प्यूरिफिकेशन में. आगे बढ़े. अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बचे हैं. तो 4 मार्क्स में आपके पास पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से मिलता है. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. आपको 4 केमिकल इक्वेशन दे रखी है और आपको इनको बैलेंस करना है. अब बच्चों को जनरली केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एनसीईआरटी में खुद में लिखा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड. मतलब आप हिट एंड ट्राई करके देखिए, जिसको बोलते हैं तुक्का लगाना, कि कब इक्वेशन बैलेंस हो जाए.
लेकिन उससे जनरली कभी कभी दिक्कत आती है, आधी चीजें बैलेंस हो पाती है, आधी चीजें बैलेंस नहीं हो पाती है। तो इसको बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है, आप इस ऑर्डर में चलें। सबसे पहले आप बैलेंस करें जितने भी मेटल्स हैं इस पूरी केमिकल रिएक्शन में, जितने भी मेटल्स हैं पहले उनको बैलेंस करें। सेकेंड स्टेप में आप बैलेंस करें जितने भी नॉन मेटल्स हैं। तो पहले आपने रिएक्शन के सारे मेटल्स बैलेंस कर लिए, उसके बाद आपने सारे नॉन मेटल्स जितने भी रिएक्शन में हैं उनको बैलेंस कर लिया। फिर थर्ड पार्ट पे आप बैलेंस करें ऑक्सीजन को, जितनी भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में है फिर उनको बैलेंस करें। और सबसे लास्ट में आप बैलेंस करें हाइड्रोजन को, जो कि जनरली आपको अपने आप करा हुआ मिल जाएगा अगर आप ये तीनों स्टेप सही से फॉलो करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस करने का बेस्ट तरीका पहले मेटल को बैलेंस करो दोनों साइड, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को और एंड में हाइड्रोजन को। तो इसी प्रोसेस के साथ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इस प्रोसेस के हिसाब से चले तो सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है। मेटल यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम, तो रिएक्टेंट साइड देखें तो यहाँ पे आपके पास एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी आपके पास एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम और कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल्स के पार्ट में। तो नॉन मेटल्स में है यहाँ पे आपके पास NO3 नाइट्रेट ग्रुप, तो यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रेट ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास दो नाइट्रेट ग्रुप है। तो यहाँ पे भी आपको दो नाइट्रेट ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा NO3 2 और यहाँ पे भी आपके पास NO3 2। तो नॉन मेटल बैलेंस हो गए। फिर क्या बचा, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 × 2 6 और O2 6 + 2 8। यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आपको 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे O3 और 2 3 × 2 6 और एक ये 7। तो यहाँ पे मुझे अगर 8 ऑक्सीजन चाहिए तो आगे मैं 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास हो गई 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो गई। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है इस साइड, तो इधर भी मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए। ये H2 और 2, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। तो मेटल्स बैलेंस्ड हो गए, नॉन मेटल्स भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन तो आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड करा हुआ मिल गया। तो ये इस रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म है। सेकेंड रिएक्शन पे आए, NaOH रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म Na2SO4 एंड H2O। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मेटल है आपके पास Na सोडियम, रिएक्टेंट साइड में आपके पास एक सिंगल सोडियम है और उधर प्रोडक्ट में आपके पास हो गया है Na2। यहाँ पे आपके पास 2 सोडियम है, तो इधर भी 2 सोडियम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Na2 और Na2 इधर बैलेंस हो गए। फिर आते हैं हम नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल्स में है हमारे पास सल्फेट ग्रुप SO4, यहाँ पे एक SO4 है, यहाँ पे भी एक SO4 है, तो नॉन मेटल तो बैलेंस्ड है। फिर अगर हम आए ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। इधर देखें तो इधर 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर हो गई और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गई। अब आए हाइड्रोजन पार्ट पे, तो यहाँ पे आपके पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी H2 और ये 2 4 हाइड्रोजन है, तो ये भी इक्वेशन आपकी यहाँ पे बैलेंस्ड होगी। थर्ड इक्वेशन पे आए तो यहाँ पे है आपके पास NaCl जो कि रिएक्ट कर रहा है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। तो इसमें पहले मेटल्स देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 मेटल्स आ गए, एक सोडियम और एक सिल्वर, तो पहले किसी को भी बैलेंस कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अगर हम Na को देखें तो यहाँ पे एक सिंगल सोडियम है, यहाँ पे भी सिंगल सोडियम है, बैलेंस्ड है। आगे देखिए सिल्वर पे, तो यहाँ पे एक सिंगल सिल्वर है, यहाँ पे भी एक सिंगल सिल्वर है, बैलेंस्ड है। आगे आए नाइट्रेट ग्रुप पे, तो यहाँ पे एक नाइट्रेट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक सिंगल नाइट्रेट ग्रुप है, ये भी अटैच्ड है, तो मेटल नॉन मेटल हो गए। आगे आए हम ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे O3 3 ऑक्सीजन है,
और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन पे आए तो हाइड्रोजन पूरी रिएक्शन में नहीं है, तो ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड दी गई है। बोर्ड में कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे देते हैं और बच्चा परेशान होता रहता है कि इसमें कैसे क्या करें। तो आप ये पूरी प्रोसेस देखेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, तो आपको दिख रहा है कि पूरी रिएक्शन आपको बैलेंस्ड दी हुई है, तो आप डायरेक्ट वापस यही इक्वेशन लिख देंगे, यही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ पार्ट पे आए तो यहाँ पे आपको दिया बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से टू फॉर्म बेरियम सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पहले मेटल देखें तो बेरियम आपका मेटल है, यहाँ पे एक सिंगल बेरियम है, यहाँ पे भी एक सिंगल बेरियम है, बैलेंस है। उसके बाद आए नॉन मेटल्स पे तो वो दो है आपके पास, एक तो क्लोरीन और एक सल्फेट ग्रुप। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक सिंगल क्लोरीन है, तो यहाँ पे मुझे अगर 2 क्लोरीन करना है तो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आया सल्फेट ग्रुप पे, तो यहाँ पे एक सल्फेट ग्रुप है, यहाँ पे भी एक सल्फेट ग्रुप है, बैलेंस्ड है। इसके बाद आए ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है। तो ये केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई, यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना था। 4 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पार्ट का, जिसमें से कि आपको करना है राइट केमिकल इक्वेशंस। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है और आपको इसको साथ साथ बैलेंस करके भी लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है तो सिर्फ KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड मतलब Ba और I। अब हमें पता है बेरियम जो होता है वो +2 होता है और आयोडीन जो होता है वो 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ba तो 1 ही रहेगा, और क्योंकि Ba की वैलेंसी +2 होती है तो यहाँ पे आयोडीन के इसमें लग जाएगा 2, तो बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा BaI2। ये दोनों ने रिएक्ट करा तो आपका बना पोटेशियम आयोडाइड, दोनों पे चार्ज सेम होता है तो ये हो गया सिर्फ Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड मतलब BaBr। अब क्योंकि बेरियम जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे Br के साथ लग जाएगा 2। तो ये तो अभी हमने जितने भी केमिकल्स थे सबको उनके केमिकल फॉर्मूले के उसमें लिख लिया है कन्वर्ट करके। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब बैलेंस करने का तरीका, पहले मेटल्स को देख लो। अब यहाँ पे 2 मेटल है तो किसी को भी देख लो। पहले पोटेशियम, यहाँ सिंगल पोटेशियम है, यहाँ भी सिंगल पोटेशियम है, बैलेंस्ड है। Ba यहाँ पे सिंगल है, Ba भी यहाँ पे सिंगल मेटल है, बैलेंस्ड है। उसके बाद आए हम नॉन मेटल्स पे, तो ब्रोमाइड Br यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Br 2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 Br चाहिए तो मैंने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने से एक दिक्कत ये हो गई कि पोटेशियम भी यहाँ पे 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 2 पोटेशियम चाहिए, तो इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम बैलेंस्ड हो गया। अब बात करें आयोडीन की, तो यहाँ पे 2 आयोडीन है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी 2 आयोडीन हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो गई और हमने फॉर्म में लिख भी दिया। आगे बढ़े, अब है हमारे पास जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट मतलब Zn जिंक और कार्बोनेट ग्रुप मतलब CO3। इसको आपने हीट करा, इसको एनर्जी दी तो आपको मिली जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन? तो मेटल एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है, बैलेंस्ड है। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली बैलेंस्ड मिल गई। आगे बढ़े तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन के लिए आप लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन हो जाएगा आपका Cl2, दोनों ने रिएक्ट किया टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे कॉमनली 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी।
लास्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम Mg रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर था रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है तो क्लोरीन हो जाएगा Cl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं? तो Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और क्लोरीन क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी इक्वेशन का हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर साइंस का केमिस्ट्री पार्ट खत्म होता है।